अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एचआर के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज का मौजू है उर्दू नवाबों के शहर में। उर्दू अदब की तारीख के हवाले से सिलसिलेवार वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ और ये उस सिलसिले की तीसरी कड़ी है। हमने इससे पहले दो वीडियो में सबसे पहले आर्या की हिंदुस्तान में आमद, उसके बाद मुस्लिम बादशाहों की आमद और उसके बाद किस तरह से उर्दू की शुरुआत होती है, और उसके अलावा उसी दौर में हमने पहले वीडियो में मसूद शाह सलमान और अमीर खुसरो तक के हालात आपके सामने बयान किए थे। दूसरे वीडियो में हमने वली दक्नी के बाद शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की किस तरह से परवान चढ़ी, उसको पूरी तफसील के साथ बयान किया है। आपने अभी तक अगर उन वीडियोस को ना देखा हो तो आप देख लें, ताकि आप उस सिलसिले को जोड़ सकें और उर्दू अदब की तारीख को आसानी से समझ सकें और पूरी तरह से इसका पस मंज़र आपके सामने वाज़ेह हो। दिल्ली में इल्हाम गोई की शायरी के हवाले से जब जिक्र किया जा रहा था, उस पर गुफ्तगू में हमने मीर तकी मीर और मोहम्मद रफ़ी सौदा तक के हालात आपके सामने बयान किए और किस तरह से इस दौर में उर्दू शायरी ने करवटें बदली, वीडियो में अपलोड कर दी जा चुकी हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इसके अलावा दक्नी अदब की तारीख पे भी 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप दक्नी अदब के हवाले से सारी जानकारी, सारा नॉलेज वहां से ले सकते हैं। यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे कि नवाबों के शहर यानी लखनऊ में किस तरह की शायरी हुई, और चूंकि ये वीडियो तारीख के हवाले से तैयार किया जा रहा है, इसलिए हमें तारीखी पस मंज़र को यहाँ पे देखेंगे और सिलसिलेवार देखते जाएंगे कि किस दौर में किस तरह से किन की शोरा ने क्या खिदमत अंजाम दी हैं। आइए नवाबों के शहर में उर्दू शायरी के हवाले से देखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मीर ज़ाहिद, मीर हसन, जुर्रत, इंशा और मुसफ़ी जैसे बड़े शोरा के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। ये मवाद यूजीसी नेट, जेआरएफ और दीगर टेट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं। उर्दू और इसके अलावा उर्दू से मुतालिक सरकारी और गैर सरकारी इम्तहान में हमेशा आपके साथ ये चैनल मौजूद है। ऐसे मवाद फराहम करेंगे ताकि आप इनसे फ़ायदा उठाकर अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकें। इसी के लिए ये 2 लाइन आपके लिए। उर्दू मेरी जान और हम हैं उसकी पहचान, हम होंगे कामयाब एक दिन इसी नारे के साथ। हम और इसी चीज़ को हम अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़ें ताकि हमें कामयाबी आसानी से मिल सके। अगर हमारी मेहनत आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में मीर तकी मीर और मोहम्मद रफ़ी सौदा तक के हालात बयान किए थे। अब उसके आगे की कड़ी आपके सामने है। दिल्ली की तबाही के बाद अवध की सरजमीन ने इल्म व अदब के जानने वालों का दिल खोलकर इस्तकबाल किया, जिसकी वजह से बेशतर अदीब लखनऊ में इकट्ठा हुए। उनमें मीर ज़ाहिद, मीर हसन, जुर्रत, इंशा और गुलाम हमदानी मुसफ़ी वगैरह देहलवी होने के बावजूद लखनऊ की रिवायत शायरी के मेमारों में से थे। लखनऊ में दिल्ली से एक अलग शायरी हो रही थी, और लेकिन अभी जिनका नाम हमने बताया वो दिल्ली के थे, लेकिन दिल्ली की तबाही के बाद जब ये लखनऊ जाते हैं तो वहाँ पे लखनऊ की शायरी को ये लोग और फ़रोग़ देते हैं, उस शायरी को अपनाते हैं और उसी अंदाज में शायरी करते हैं। मीर ज़ाहिद फैज़ाबाद आए और सौदा से हिज्बबाजी की वजह से शोहरत पाई। मीर ज़ाहिद के बेटे मीर गुलाम हसन अपने वालिद के साथ लखनऊ आए। इनका एक उर्दू तज़किरा शोराए उर्दू और एक मसनवी सहरुल बयान मशहूर है। इसके अलावा इनकी गुलजार इरम, ये एक मसनवी है, इसको भी शोहरत नसीब हुई।
अभी यहाँ पे हम तारीख के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और उर्दू शायरी की तरक्की, उर्दू अदब की इर्तिका के हवाले से जिक्र करें, इसलिए सिलसिलेवार जिन अदीबों ने, जिन शोरा ने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, उनको पॉइंट की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में अगला नाम शेख कलंदर बख्श जुरत, ये भी दिल्ली से फैजाबाद है। जुरत ने हसरत की शायरी में जो रंगीनी और मामला बंदी थी उसको इख्तियार ही नहीं किया, बल्कि इसमें बहुत आगे निकल गए। जुरत दोनों आंखों से अंधे थे, सितार बजाने में कमाल रखते थे। सुलेमान शिकोह के दरबार में पहली नशिस्त हासिल करने के लिए जुरत इंशाअल्लाह खान इंशा और गुलाम हमदानी मुसफ़ी में चोटें चला करती थी। इंशाअल्लाह खान इंशा बहुत बड़े आलिम थे। 1756 में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। 1779 के आसपास शाह आलम के ज़माने में दिल्ली पहुंचे। आला तालीम याफ्ता थे, वो बहुत ही ज़हीन थे और कई ज़बान जानते थे। नवाब सआदत अली खान के अहद हुकूमत में लखनऊ आए और नवाब को गिरविदा कर लिया। उनका इंतकाल 1871 में हुआ। उनके यहाँ संजीदगी और फिक्री बुलंदी के साथ साथ हंसोड़पन और छेड़छाड़ भी है। फारसी दीवान के अलावा दरियाए लताफत, लताइफ सआदत, फारसी नस्र में और रानी केतकी की कहानी और सुलह के गोहर जैसी तसानीफ उर्दू नस्र में मौजूद हैं। इंशा के दोस्तों में सआदत यार खान हैं, जो कि एक तिजारत पेशा शायर थे। इनका तखल्लुस रंगीन था। इनकी एक मशहूर किताब मजालिस रंगीन है। इन्होंने रेख्ती की भी शुरुआत की, मगर कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि रेख्ती के मूजिद इंशा हैं या रंगीन। कुछ लोगों का ख्याल है कि दक्कन के मशहूर शायर हाशमी बेजापुरी ने पहले पहल रेख्ती लिखी। इसी सिलसिले में अगली कड़ी है गुलाम हमदानी मुसफ़ी। अमरोहा के रहने वाले थे। सुलेमान शिकोह के दरबार में मुलाजिम हुए। यहीं इंशा से शायराना चश्मक और रकाबत शुरू हुई। इनके 8 दीवान और 3 तस्करे, इक़्द सुरैया, तस्करे हिंदी और रियाजुल फसा हैं। शायरी में मीर, सौदा और जुरत सभी के अपने एक रंग मिलते हैं, एक अंदाज है, एक बयान है, मगर मुसफ़ी का कोई जुदा या इलाहिदा रंग नहीं है। लखनऊ की शायरी का जिक्र आते ही आतिश और नासिख के नाम आते हैं। लखनऊ स्कूल को जो इनफरादियत हासिल हुई वो इन्हीं दोनों हजरात की वजह से, और उनमें भी नासिख को ज़्यादा अहमियत हासिल है। उन्हें अदबी डिक्टेटर के तौर पर भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस्लाह ज़बान की दूसरी तहरीक की शुरुआत की थी। और लखनऊ में जो शायरी हो रही थी, जो लफ्ज़ी और सनाए बदाए की शायरी की जा रही थी, अल्फाज से खेला जा रहा था, उसको इन्होंने एक मानवी सूरत देने की कोशिश की और बहुत सारे अल्फाज को इन्होंने निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन्हें अदबी डिक्टेटर कहा गया। इमाम बख्श नासिर की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई थी। इन्होंने कभी दरबार से अपने आप को नहीं जोड़ा, जिसकी वजह से इन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा। ये बहुत मोटे और भद्दे थे। वर्जिश का बहुत शौक था। इनके 3 दीवान हैं। इन्होंने मजहबी मौजू पर एक मसनवी भी लिखी, जिसका नाम सिराज नज़म है। इनके मशहूर तलामज़ा में वज़ीर, बर्क, गोया और रश्क के नाम सरे फहरिस्त हैं। नासिक के मशहूर शागिर्द वज़ीर लखनऊ के रहने वाले थे। नासिक के रंग में बहुत अच्छी शायरी करते थे। सारी उम्र दुनिया से अलग रहकर ज़िंदगी गुजार दी। इनके शागिर्दों ने इनके कलाम जमा करके शाये करा दिए और इसका नाम दफ्तर फसाहत रखा। इनका एक शेर देखिए।
तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आतिशे दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। नासिर के शागिर्दों में औसत अली रश्क का भी नाम आता है। उन्होंने ज़बान को खालिस बनाने, लुगत तैयार करने और अपने उस्ताद के बनाए हुए उसूलों की नशर व इशाअत में बड़ा नाम पैदा किया। इनके अलावा लखनऊ के हवाले से जो दो मशहूर शोरा थे उनमें ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम भी लिया जाता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश दिल्ली के थे, इनके वालिद दिल्ली से थे। फैज़ाबाद, बाद में इन्होंने फैज़ाबाद का रुख किया और यहीं ख्वाजा हैदर अली आतिश की विलादत हुई। मुसफ़ी के शागिर्द हो गए। इनकी शायरी सनाए से भरी पड़ी है। आतिश के दो दीवान हैं। इनका ख्याल था कि शायरी एक फ़न है जिसमें लफ्ज़ों का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी में लफ्ज़ों पर बहुत ज़ोर दिया गया है, जबकि नासिख ने मानवी मानाखेज़ी को अहमियत दी है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाह ज़बान की वो तहरीक चलाई थी और अदबी डिक्टेटर के नाम से जाने गए। लखनऊ में उस वक्त ऐसी शायरी चल रही थी कि लफ्ज़ों पे जोर दिया जा रहा था और ख्वाजा हैदर अली आतिश उसी शायरी की परवान चढ़ा रहे थे। आतिश के शागिर्द रिंद, सबा, नसीम, खलील, शौक वगैरह मशहूर हैं। सैयद मोहम्मद खान रिंद और दया शंकर नसीम का शुमार आतिश के बड़े शागिर्दों में होता है। रिंद अवध के ख़ानदान शाही से ताल्लुक़ रखते थे। फैज़ाबाद में लड़कपन और जवानी के दिन बड़े आराम से गुजारे। इसके बाद लखनऊ चले आए। पंडित दया शंकर नसीम कौल नसीम का पूरा नाम है, जिन्होंने गुलजार नसीम लिखी, जो उर्दू मसनवी में एक बहुत ही मशहूर मसनवी मानी जाती है। ये कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1811 में पैदा हुए। उर्दू के साथ फ़ारसी के भी आलिम थे और अमजद अली शाह की फ़ौज में बख्शी के ओहदे पर मामूर थे। जब इन्होंने अपनी मसनवी अपने उस्ताद को दिखाई तो उन्होंने कहा, बेटे भला इतनी तवील नज़म कौन पढ़ेगा? या तो तुम पढ़ोगे कि तुमने लिखी है, या मैं पढ़ूंगा कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। जाओ इसको मुख्तसर कर डालो। बाद में इन्होंने उसको मुख्तसर किया और उसके बाद गुलजार नसीम हमारे सामने आई और शोहरत हासिल की। नसर में ये कहानी जिसको दयाशंकर नसीम ने मंजूम किया, उन नसर में फोर्ट विलियम कॉलेज के एक मुतरजिम निहाल चंद लाहौरी ने पहले फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा कर दी थी और उसके बाद नसीम ने इसको उर्दू नज़म की शक्ल में दो आश्ता किया। यानी कि ये जिस चीज़ को गुलजार नसीम में मौजू बनाया है वो पहले फ़ारसी में थी, उसके बाद उसे फोर्ट विलियम कॉलेज में निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू नस्र में तर्जमा किया और उसके बाद नसीम ने उसे मंजूम की शक्ल में हमारे सामने पेश किया। मैं यहाँ पे एक बताता चलूँ, फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से मैंने भी नस्र के हवाले से और वहाँ पे अदबी खिदमात के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। आप चाहें तो उन सारी चीज़ों को हमारे चैनल पे आसानी से देख सकते हैं। इसी दौर से दक्कन में उर्दू मरसिया मिलने लगे थे, मगर इनमें अदब का हुस्न न था। वो सिर्फ अपना गम जाहिर करने के लिए और खराज अकीदत पेश करने के लिए लिखे जाते थे, मगर बाद में मिर्ज़ा सौदा ने इसमें अदबी हुस्न पैदा किया। इसके बाद लखनऊ में इस सिन्फ़ सुखन ने कमाल की शोहरत पाई। यहाँ इस सिन्फ़ सुखन में दिलगीर, फसीह, खलीक और ज़मीर मशहूर हुए। अभी तक हमने उन शोरा की बारे में ज़िक्र कर रहे थे जो उर्दू गज़ल के हवाले से मशहूर हैं। अब लखनऊ में जो दूसरी शायरी परवान चढ़ी, जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है,
وہ مرثیہ ہے۔ اب یہاں سے مرثیہ کے بارے میں یہ بھی ایک شاعری کا سلسلہ ہے جسے تاریخ کے حوالے سے بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں میر ضمیر نے پہلے پہل مرثیے کو فنی طریقے سے پیش کیا اور کچھ اجزاء کا اضافہ کیا۔ شروع میں ضمیر نے غزل اور مثنویاں بھی لکھیں اور مصحفی کی شاگردی اختیار کی، جبکہ بعد میں مرثیہ میں اپنے جوہر دکھائے۔ میر ضمیر کے بعد میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر وجود میں آئے۔ یہ دونوں اردو مرثیہ کے آفتاب و ماہتاب کہے جاتے ہیں۔ میر انیس، ان کے والد کا نام میر خلیق تھا۔ ان کی ولادت 1804 میں فیض آباد میں ہوئی۔ مذہبی کتابوں کا انہوں نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا اور علماء سے فارسی و عربی پڑھی۔ مزاج نرم تھا مگر ایک طرح کی خودداری بھی ان کے یہاں ملتی ہے۔ لکھنؤ کے باہر الہ آباد، پٹنہ، بنارس اور حیدرآباد بھی گئے۔ 1874 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لکھنؤ کے حوالے سے تاریخی پس منظر میں تاریخ کے حوالے سے مرزا سلامت علی دبیر میر انیس کے بعد مرثیے کے حوالے سے ان کا نام آتا ہے۔ دلی میں پیدا ہوئے، اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ یہ میر ضمیر کے شاگرد تھے۔ 1857 کے بعد مرشد آباد اور پٹنہ گئے۔ 1875 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ مرزا دبیر کے لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3000 مرثیے کہے۔ ان کا کلام لکھنوی شاعری سے متاثر تھا۔ ان کے خیالات بہت بلند اور نازک تھے، جبکہ طرز بڑا مشکل تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مرزا دبیر بڑے عالم تھے اور کربلا کے المیے کو بڑے تفصیل سے جانتے اور بیان کر سکتے تھے، مگر انہوں نے فن کے اس نازک آلات سے کام نہیں لیا جس کا استعمال میر انیس نے کیا تھا۔ لکھنؤ میں اس حوالے سے 2 گروپ بن گئے تھے جو انیسے اور دبیرے کہلاتے تھے۔ میر انیس اور میر دبیر کے بعد بھی مرثیہ لکھے جاتے رہے۔ انیس کے 2 بھائی مونس اور انس بھی بہت بڑے مرثیہ نگار تھے۔ میر انیس کے 3 بیٹے مرثیہ ہی لکھتے تھے، جن میں نفیس کو وہی اہمیت دی جاتی ہے جو خود انیس کو حاصل تھی۔ اسی طرح مرزا دبیر کے بیٹے اوج بھی بڑے مشہور مرثیہ گو تھے۔ ان تمام مرثیہ گو کے علاوہ ان کے رشتہ داروں میں بھی کئی اہم مرثیہ گو ہوئے ہیں۔ ان میں عشق، تعشق، رشید، عارف اور وحید وغیرہ اہم ہیں۔ عشق اور تعشق دونوں بھائیوں نے مرثیے میں ایک نئی ڈگر نکالی۔ انہوں نے مرثیے کے ڈھانچے میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی، مگر زبان کے کچھ ایسے قواعد کی پابندی کی جنہیں انیس اور دبیر اور ان کے مقلد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ عشق اور تعشق دونوں سے متاثر ہونے والے مرثیہ نگاروں میں پیارے صاحب رشید بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اس حوالے سے آپ کے بارے میں لکھنؤ کی شاعری کے بارے میں ساری گفتگو کی اور ایک تاریخی پس منظر سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے سلسلے وار کن کن ادیبوں نے، کن کن شاعروں نے اپنی خدمات انجام دی اور کس طرح کی شاعری لکھنؤ میں ہوتی رہی۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں جیسے کہ ہم نے دلی کے بارے میں ذکر کی، دلی میں 2 طرح کے گروپ تھے، ایک ایہام گوئی کی شاعری ہو رہی تھی، اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا، میر درد اور میر انیس اور میر تقی میر نے شاعری کی، اور اس سے پہلے جو بتایا تھا وہ امیر خسرو اور مسعود سعد سلمان کے حوالے سے۔ تو تاریخی سلسلے میں یہ ایک تیسری کڑی تھی، اور لکھنؤ کے بعد ہم نے جس طرح کی یہ شاعری کے حوالے سے بتایا ہے، اردو ادب کی ترقی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی دور سے آپ کو نثر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اور اس کے علاوہ ایک بات اور جو جن ادیبوں کے بارے میں یہاں پہ تفصیل سے گفتگو نہیں کی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ادیب بہت ہی اہم ہے اور ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کے لیے
لگ بھگ 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا تاکہ ان کی ساری چیزوں کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ یہاں پہ تاریخی گفتگو کے حوالے سے ان کا اتنا ہی ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ آپ ان کی تاریخ، سلسلے وار تاریخ کو، اردو ادب کی تاریخ کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہاں پہ ٹائپنگ کی اور اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کریں، اور اگر کوئی مشورہ ہو تو ضرور دیں، ہم آپ کے مشورے کا انتظار کریں گے۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، خوب محنت کریں، کامیابی ضرور ملے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ۔ اسی طرح سے بنے رہیں اور میں آپ کے لیے محنت اور کوشش کرتا رہوں گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اردو کے بارے میں جان سکیں۔